सबसे बड़ी खबर पर हम सीधे चर्चा शुरू करेंगे और बड़ी खबर गलवान, दिप्सांग और पैंगोंग लेक से आ रही है, क्योंकि लगातार भारत और चीनी फौज के बीच जो पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही थी, वहां पर अब यह खबर है कि आहिस्ता आहिस्ता करके तंबू और दीगर साजो सामान उठाकर वापस चीनी फौज अपने घर की ओर रवाना हो रही है, यानी घर की ओर निकल रही है। अगरचे अभी पूरी तरह से घर नहीं जा रही है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि फिलहाल 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट रही है उन पोस्टों से जहां पर खूनी तसादुम हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवानों के समेत चाइना के बहुत से लोग जो थे वो मारे गए थे, चाइना की आर्मी के जवान भी मारे गए थे। इस बीच खबर यह भी है कि लद्दाख की फिजाओं के अंदर, यानी लद्दाख के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 3 दिन के दौरान तीसरा बड़ा युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुमोक, अपाची फ्लीट के साथ साथ दीगर जो डिफेंस लाइन हमारी है, उसने भरपूर मुजाहिरा कल रात देर गए लद्दाख की सरहद के पास किया और दुश्मन तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि देखिए, आप सोए रहे या जागे रहे, हम अपनी जमीन पर किसी को ठहरने नहीं देंगे। और यह साफ पैगाम कल भी लद्दाख से चीनी फौज और बीजिंग तक पहुंच गया है। इस बीच नई दिल्ली की अगर बात करें तो रक्षा समिति की बैठक भी आज हुई है और रक्षा मंत्रालय के अंदर भी आज एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक के दौरान बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज की समीक्षा की गई और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और पैसा यानी बजट एलोकेशन बढ़ाने के साथ साथ उन्हें लद्दाख से सियाचिन तक और जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को 2 गलियारों वाला बनाने के लिए अप्रूवल भी दे दी गई है। जहां आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नई दिल्ली के अंदर इस बैठक के अंदर मौजूद थे, वहीं पर सीडीएस के अलावा आर्मी और इंटेलिजेंस के अफसरों ने भी दोबारा राजनाथ सिंह को पूरी ब्रीफिंग दे दी है। इस हलचल के बीच सबकी नजरें ग्लोबल टाइम्स पर है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स लगभग वही भाषा बोल रहा है जो भाषा चाइना या चाइना की आर्मी की तरफ से कही जाती है। और ग्लोबल टाइम का मानना है कि जो कुछ लद्दाख के अंदर हुआ है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, इस सब की जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारत, उन्होंने कुछ फोटो वायरल करते हुए कहा कि देखिए हमारे गलवान के अंदर किस तरीके से भारतीय सेना तंबू और बंबू लेकर आए थे, जिसके बाद हालात इतने खराब हुए। यानी कहीं ना कहीं गलवान पर वही राग दोबारा अलापा गया जो राग आज से पहले 80 दिन उनकी तरफ से सामने रखा गया। एक तरफ से चाइना का विदेश मंत्रालय जो लगातार यह कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए से हर एक विवाद का समाधान चाहते हैं, दूसरी तरफ से ग्लोबल पोस्ट यह कह रहा है कि चाइना के ऊपर थ्रेट है और चाइना की आर्मी को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ फॉर्मर डिफेंस एक्सपर्ट और मेरे साथ आज कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे, जिनमें कर्नल वीरेंद्र साई साहब वीर चक्र अवार्डी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। एनपी सिंह साहब नेवी के डिफेंस एक्सपर्ट है, नेवी को बड़े अच्छे से जानते हैं, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और प्रभात त्रिपाठी साहब पत्रकार है, उनकी नजर से क्या कुछ हो रहा है इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल वीरेंद्र साई साहब आपके पास आता हूं। जिस तरीके से 3 दिन के दौरान तीसरी बार युद्ध अभ्यास किया गया, वॉर एक्सरसाइज की गई, एक तरफ से हम जरूर चाइना की बात को मान रहे हैं कि आप पीछे पीछे हट रहे हैं, लेकिन भरोसा फिर भी नहीं, क्योंकि शातिर ड्रैगन पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। क्या हम सही दिशा में सही कदम उठा रहे हैं? गौहर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना पर भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। मैं पुराने वक्त का आदमी हूं, याद दिलाना चाहता हूं देश को, 15 जुलाई 1962 गलवान वैली से चाइना ने विड्रॉ किया था और उसके 3 महीने और 1 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली 97 डेज के बाद नेफा, जिसको आजकल हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहां उन्होंने एक मैसिव अटैक किया। वो युग और था, सैटेलाइट्स नहीं थे,
सैटेलाइट इमेजरीज नहीं थे, एयर सर्वेलेंस नहीं था, और वो ऐसा करने में कामयाब हुए। उसके बाद जो 62 का हशर हुआ वो सब आप जानते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि चीन ने जैसा अभी भी एक धोखा देने की कोशिश की, एक दिन कहा कि हम पीछे हट रहे हैं, और जब हमारी निरीक्षण के लिए टीम गई तो उस पर उन्होंने घात लगाकर हमला कर दिया। तो इस मक्कार देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक तरफ वो बात कर रहे हैं उनके विदेश मंत्री बातचीत से मसले सॉल्व करने की, हल कर लेंगे। प्रोपेगेंडा मशीन उनकी कुछ और कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इंडिया ने हमें अटैक किया, और बड़ी वीरता से उनके सैनिक अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जब बयानात आते हैं और ऐसे ऐसी जब कोई करनी और कथनी में फर्क नजर आता है, अंतर नजर आता है, तो बात विश्वास की नहीं है। फिर भी एस्केलेशन ना वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं, और अगर डीएस्केलेट करते हैं और पीछे जा रहे हैं, समझौते के तौर पर जा रहे हैं, जरूर हम इस बात में साथ देंगे, पर पैनी नजर रखेंगे, अपनी होशियारी कायम रखेंगे, और किसी भी तरह हमारी फौजों को सुस्त नहीं हो जाना है। चूंकि आपने अच्छी बात बताई है कर्नल विंदर साई साहब कि आप उस इलाके की अक्कासी आपने की, वो बात आपने बताई जो हिस्टोरिकली फैक्ट है, क्योंकि यही एरिया था उस वक्त भी जिस पर कॉन्फ्लिक्ट था। इसी एरिया पर हम बातचीत कर रहे थे, इसी एरिया पर राजीनामा करके हम वापस चले जा रहे थे, और बाद में आपने कहा कि किस एरिया में उन्होंने आके हमला किया है। आज जो एरिया हमारे पास है, जो परसेप्शन लाइन हमने खींची है और जो परसेप्शन लाइन उनकी है, उसमें ये जो PP14 वाला एरिया है, इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आप भी 1 किलोमीटर पीछे चलिए, हम भी 1 किलोमीटर पीछे चलते हैं, हर टेंट में 15 से 30 आदमी रहेंगे। जो हम अब सर्वे करेंगे उनका कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने 72 घंटे का समय मांगा है इस चीज को मॉनिटर करने के लिए। ये जो PP14 से वो पीछे हटे 1 किलोमीटर, और PP14 से हमें भी हटना है एज पर लॉ, जो एज पर द रूल जो हमने उनके साथ मुआहिदा किया है। तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन लाइन PP14 थी या PP14 से आगे वाली? देखिए, पॉइंट 14 पीटी पॉइंट को शॉर्ट में कहते हैं लोग। तो पॉइंट 14 एक ऐसा पॉइंट है पेट्रोलिंग का जहां वो भी जाया करते थे, हम भी जाया करते थे। वहीं पर कुछ धक्का मुक्की होती थी, क्लैश होते थे। ये इलाका जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC है, LAC से हमारी तरफ से पार है, उनसे भी LAC से ये पार है, क्योंकि ये नो मैन्स लैंड में गिना जाता है एरिया। वो एरिया जिसमें कि वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, हम भी पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि दोनों पेट्रोलों के बीच में आमना सामना हुआ, झड़पों पर नौबत आई, और उसके बाद उन्होंने वहां आकर अपने टेंट शेंट लगा लिए नो मैन्स लैंड में, जिनको को उखाड़ने के लिए और निरीक्षण करने के लिए हमारी टीम गई थी। उन्होंने कहा था कि हम पीछे चले जाएंगे, डिसएंगेज हो जाएंगे, नहीं हुए, और उस टेंट को उखाड़ने में ही हाथापाई शुरू हुई। वो तैयारी करके आए थे, हमारे कल संतोष बाबू पर अटैक किया घात लगाकर। उसके बाद सब यानी कहीं ना कहीं जो बात डेवलप करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, देखिए ये जो बफर जोन बनाया गया, इसमें हमें मिला क्या? हमारी परसेप्शन लाइन तो आगे थी, यानी वो बिल्कुल गलत है। बल्कि आप जो कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि आप इधर आए हैं, आपने वहां काम किया, आपने ये सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं आपसे ये सुनना चाहता था, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये थोड़ा क्लियर हो जाए। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कंफ्यूजन जो चाइना कर रहा है वो तो खैर शत्रु देश है। हमारे अपने देशवासी जब उन्हीं की भाषा बोलकर और देश में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो ये दुख की बात है। ना वो सरकार पर विश्वास करते हैं, ना वो फौज पर विश्वास करते हैं, ना वो जो सैटेलाइट की इमेजरीज हैं ओरिजिनल उन पर विश्वास करते हैं। जब सैटेलाइट इमेजरी बनता है तो एक पेंसिल की लाइन भी तकरीबन
आधा पौना किलोमीटर की चौड़ाई ग्राउंड पर कवर कर लेती है। उसमें अगर 20 गज ऊपर नीचे 50 गज दाएं बाएं नजर आए तो उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरीज ऑफ ट्रेड अवेलेबल हैं, तो उस पर बुलाकर और भड़काने की बातें और गलत राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। कर्नल विमल साई साहब हमारे साथ, प्रभात त्रिपाठी साहब भी पत्रकार है, ज्वाइन कर चुके हैं और इस सिचुएशन को काफी टैक्टफुली देख रहे हैं। प्रभात साहब, जो लगातार हमने 3 तरह का फ्रंट खोल के रखा चाइना के खिलाफ, हमने पॉलिटिकल फ्रंट पर भी बात की, हमने इकोनॉमिकल फ्रंट पर अपनी कार्रवाई की और सेना के तीनों फ्रंटों को मिलाकर हमने अपना जौहर दिखाया कि देखिए ये वो भारत नहीं है जिसे आपने कभी देखा था। बहुत पानी गलवान के अंदर बह चुका है और हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये जो आज का दिन है जब डीएस्केलेशन की बातें हो रही हैं, कितना भरोसा किया जा सकता है उस नारे पर जो पीएलए की तरफ से दिया गया डीएस्केलेशन का? देखिए गौहर जी, एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी का लद्दाख और जाना निश्चित तौर पे हम कूटनीतिक और प्रेशर टैक्टिक्स में सफल हुए। जिस तरीके से हमने प्रेशर टैक्टिक्स, देखिए 2020 का नया भारत है, हमने नए भारत में पॉलिटिकल विल दिखाई, पॉलिटिकल विल से प्रेशर टैक्टिक्स बना चाइना के अंदर। और सबसे बड़ा जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरह वो अलग थलग पड़ा। लेकिन हमें चीन का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कल वो परसों जो है कल डोभाल जी गए और विदेश मंत्री से बात की और तुरंत बयान आ गया विदेश मंत्रालय का और भारत की तरफ कि 2 किलोमीटर वो पीछे हट रहे हैं। PP-14 जो है और जो नो मेंस लैंड की बात हो रही है, मैं बात करता हूं फिंगर 4 से फिंगर 8 की बात करता हूं। फिंगर 4 तक उन्होंने जिस तरह अपना स्ट्रक्चर बना लिया, क्या चाइना वो स्ट्रक्चर खाली कर रहा है? सवाल इस बात का है। अगर वो खाली कर रहा है तो हमारी सारे प्रयास हमारे सफल हो गए हैं। लेकिन एक बात ये कहूंगा कि नए भारत में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विल पावर दिखाया और वो स्वयं वहां गए और वहां मिले, और जब वो लद्दाख से बोल रहे थे और उन्होंने जिस तरह सुदर्शन चक्र की बात कही कि ये चक्र, उसका तात्पर्य यही है कि मेरे लोग जाएंगे और मार के आ जाएंगे वापस। तो निश्चित तौर पे जिस तरह हम लोगों ने पुलवामा किया, हम एक बड़े एक ऑपरेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे चिनाकू और अपाचे जो रात में पेट्रोलिंग करते हैं वो जहाज सब वहां नियुक्त हो चुके हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अक्षाई चीन की जो हम लोगों ने बात की है, देखिए निश्चित तौर पे चाइना पे मैं तो विश्वास नहीं करता हूं। चाइना अगर ये कह रहा है 2 किलोमीटर में पीछे हट गया और वो हट भी गया है, उसको आने में टाइम नहीं लगता है और क्योंकि वो वहां पहुंचा हुआ है जहां तक उसके सारे साजो सामान पहुंच सकते हैं और वो वेट कर रहा है और वो समय जाया कर रहा है। वो ये देख रहा है कि भारत जिस तरीके से अपना रक्षा सैन्य संपत्ति चीजें यानी सेना ने जो वक्त हमारे जवान हम सर्विलांस करते रहेंगे और जो डिसीजन यहां से दिल्ली से हुआ कि जनाब कमी कुछ भी नहीं होगी, बल्कि हम अपनी तैयारियां और तेजी के साथ रखेंगे। जिस तरीके से आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सड़क भी बनेगी, इक्विपमेंट भी आएगा और हम फॉरफ्रंट पर तैयार भी रहेंगे, वो एक सही डायरेक्शन है। लेकिन कर्नल विरेंद्र साई साहब, अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर हम डीएस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, वहां से खबर यह है कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो पॉइंट्स बनाए गए थे डिप्सन, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग पर, वहां पर सर्विलेंस कैमरा लगाए गए हैं। ये सर्विलेंस कैमरा लगाकर क्या मैसेज वो दे रहे हैं? ये क्या, एक तरफ से दोस्ती का हाथ, एक तरफ से पीछे हटने की बात, और दूसरी तरफ डिप्सन, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर लगातार सर्विलेंस कैमरा लगाए जा रहे हैं। देखिए, सर्विलेंस कैमरा तो शायद हमारी कार्रवाई और हरकत को देखने के लिए ही लगाया जा सकता है। फिजिकली अब उन्होंने जो मार खाई है, गर्दनें तोड़ाई हैं और रीढ़ की हड्डियां तोड़ाई हैं, शायद पीएलए को ऐसा लगता है कि पेट्रोल क्लैशेस और ना हो और हाथापाई और ना हो और उनको और मार ना पड़े, इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली वो उस इलाके पर नजर रखना चाहते हैं। तो सर्विलेंस कैमरास लगाने का तो यही मकसद होता है।
लेकिन जिस जब जगह जब physically आज आप तक ये control थी नहीं नहीं, कर आज आप सकते। सर्विलेंस कैमरा लगाएंगे, कल कोई और दावा लेकर पेश आएंगे, फिर तो वही मसला फिर से बनेगा ना। कह रहे हैं मक्कार देश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी टेंट लगाएंगे, कभी वहां पर वो सर्विलेंस कैमरे लगाएंगे। उसके पहले तो वो गन्स भी ले आए थे, वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसीज ले आए थे, वो टैंक भी लाने के चक्कर में थे। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक गलत इंटेंशंस, गलत इरादों को बयान करती हैं। राइट सर, इसीलिए गलत मैंने इरादों का कहा- बयान करती है। सर्विलांस कैमरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगाना, एक तरफ से बातचीत, एक तरफ से डीएस्केलेशन। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी ज्वाइन करने के लिए। फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके की विदेश नीति, आक्रामक विदेश नीति हमने अडॉप्ट की और वर्ल्ड ओपिनियन को मॉनिटर करने पर मजबूर किया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और चाइना का ग्लोबल टाइम जिस तरीके से जहर उगल रहा है भारत के खिलाफ, और आजकल वो ये लिख रहा है कि देखिए चाइना को खतरा है क्योंकि भारत ने अमेरिका और सभी देशों को गुमराह किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में धोखा एक इंटीग्रल पार्ट है। चाइना अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धोखे का, डिसेप्शन का सहारा लेता है। चाइना साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के किसी भी तरीके से अपने जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें चाइना के इस धोखे वाले चरित्र से बहुत सावधान रहना चाहिए। और चाइना ने जिस तरीके की कोरोना की महामारी को और उसकी इंफॉर्मेशन को दुनिया से जिस तरह से छुपाया और उसकी वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली, उसके आरोप से चाइना पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। और एक ऐसे समय में जब पूरी कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया ग्रसित है, ऐसे में चाइना इस पूरी सिचुएशन का एक्सप्लॉइटेशन करते हुए अपने स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस और अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसी प्रक्रिया में उसने भारत और चीन की सीमा के बीच में ये विवाद की स्थिति खड़ा की। साथ ही साथ इस तरीके के विवाद की स्थिति को खड़ा करके वो इसका स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का के लिए तो करना ही चाह रहा था, साथ ही साथ दुनिया को ये एक मैसेज भी देना चाह रहा था कि यदि कोई दुनिया उसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन वगैरह लेने के बारे में सोचेगी तो वो भी किसी तरीके का एग्रेशन दिखा सकता है। तो ये एक तरीके की उसकी धोखे वाले चरित्र को दिखाता है। एक तरफ तो उसने एक चोरी भी की और एक सीना जोरी वाली बात भी कर रहा है। और चाइना का ये जो चरित्र है आज पूरी दुनिया जान चुकी है और इसी वजह से भारत भी अब चाइना के साथ जो भी नेगोशिएशन, जो भी बातचीत चल रही है, वो भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ चाइना का मुकाबला कर रहा है और चाइना जब तक अप्रैल 2020 का स्टेटस को बहाल नहीं कर देता तब तक ये फेस ऑफ खत्म नहीं होगा। खत्म भारत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। प्रभाती, दोबारा आपके पास पूरी आऊंगा। तरीके से संजीव श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए चाइना पर बंद आंख करके भरोसा करना मतलब ड्रैगन को दूध पिलाने के बराबर है, और वही बात प्रभात साहब भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है मिलिट्री फ्रंट पर, हम लद्दाख के अंदर तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब एक और फ्रंट जो इकोनॉमिकल फ्रंट है उसमें भी अब नई नई बातें सामने आ रही है। 50 कंपनियां लिस्टेड कर दी गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उन पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं, और माना जा रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री उन 50 कंपनियों पर कार्रवाई करेगी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना की यहां पर काम कर रही है। एक और दूसरा माइक पॉम्पियो का बयान जो ये कह रहे हैं कि अब टिकटॉक को तो हम अमेरिका में भी बैन कर रहे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप विज़ इकोनॉमिकल या डिजिटल स्ट्राइक के कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो स्टेप लिए गए हैं बिल्कुल एप्रोप्रिएट स्टेप हैं और चाइना को ये बहुत ही ज्यादा जो है बड़ा सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि यही चाइना जो कि भारत में $60 बिलियन की वस्तुएं बेचता था और एक बहुत लंबे समय से भारत के जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है उसका फायदा वो अपने हित में लेने की कोशिश कर रहा था और ले रहा था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अगर भारत और चाइना के संबंधों की बात करें और आर्थिक संबंधों की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हैवीली चाइना के फेवर में है। तो अब भारत ने तो ये आर्थिक बहिष्कार का और चाइना के ऊपर जो आर्थिक जो स्ट्राइक या डिजिटल स्ट्राइक जो आपने कहा उसका जो एक्शन ले रहा है भारत, ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है, अप्रोप्रिएट है और ये अभी चाइना के खिलाफ एक्शन की शुरुआत मात्र है। वो ऐप को बैन किया गया है या इन जो कंपनियों को आइडेंटिफाई किया गया है, इसके ऊपर और भी बड़े एक्शन होंगे और भी बड़े प्रोजेक्ट चाइना के कैंसिल होंगे। उसके जो मार्केट का एक्सेस है भारत में उसको रोका जाएगा
और पूरी दुनिया इसके खिलाफ एक्शन लेने की राइट तैयारी कर सर, रही है। आता हूं दोबारा आपके अमेरिका- पास। प्रभात अमेरिका- त्रिपाठी साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिचुएशन को जी। जो हमारे सामने है कि एक के बाद एक डिसीजन? देखिए गौहर जी, मुझे पोम्पियो क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, मुझे उस पर नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी प्रेशर टैक्टिक्स को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रैगन जो है ना, ये ड्रैगन का फन किसी भी समय कुछ जो है फिर फड़फड़ा सकता है। क्योंकि अभी वो पीछे 2 किलोमीटर चला जाए, 1.5 किलोमीटर चला जाए, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो जो कहता है वो करता है। हमें अपने सारे कूटनीतिक प्रयास, इकोनॉमिकल जो भी हम आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं वो सारे प्रयास, हमें अपनी सैन्य क्षमता को लगातार वहां बॉर्डर पे मजबूत करना। और एक चीज और बता दूं, उसने ये टाइम अपना जो लिया है, जो बातचीत विदेश मंत्री और उनकी हुई है, वो अपने जानता है कि मैं मार खाया हूं और भारत का एक सैनिक उसके 3 सैनिक के बराबर है। तो वो अपनी पूरी फोर्स जो बहुत पीछे थी, वो 3 गुना 4 गुना फोर्स और अपना साजो सामान एलएसी पे के पास तक आने का प्रयास करेगा। और वो फिर कोई ना कोई एक ऐसी हिमाकत करेगा, चाहे वो गलवान में हो, चाहे वो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश की तरफ हो, चाहे वो डोकलाम जैसे हुआ था, Right, तो sir. कहीं और से भी फ्रंट खोल सकता है। तो हमें एनपी सिंह साहब ने ज्वाइन निश्चित कर लिया, तौर पे बहुत शुक्रिया एनपी साहब उसके- हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपका पहला रिएक्शन, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ड्रैगन पर भरोसा नहीं, हमने अपनी तैयारी में कोई चूक भी करनी नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह पॉजिटिव डेवलपमेंट है या टाइम गेन है चाइना का, जो वो वापस कम बैक कर सके? देखिए, बिल्कुल जैसा अभी कहा जा चुका है, स्पष्ट है कि डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपने आप को न तो कोई ढील देनी है, न किसी तैयारी में कमी रखनी है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है एक लंबे समय से कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चाइना कभी भी किसी रूप में फिर से आ सकता है। तो हमें अपनी थल सेना से, ठीक है वो पीछे चले गए हैं, हम भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज को हर तरह से। हम सैटेलाइट के थ्रू हम जो फिजिकल जो एविडेंस है, हम सब कुछ देखते हुए हमने भी जो बैक किया है थोड़ा, लेकिन हमारी किसी भी तरह की तैयारी में न कोई डील है न रहेगी, क्योंकि हम थल सेना, वायुसेना और नेवल तीनों फ्रंट पर पूरा प्रेशर बनाए रखेंगे, क्योंकि ड्रैगन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। राइट सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। जो अभी हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं ना कि ट्रेड बैलेंस एक बहुत बड़ा सवाल आज के दिन में है, और चाइना चाहता है कि वन मैन शो हो पूरे समंदर के अंदर, जिसको लेकर अब अमेरिका सामने आया है। और बहुत ही कई दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बारूद की बू जो है वो देखने को मिल रही है, और कभी भी आग लग सकती है समंदर के अंदर। इस बैलेंस को, जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसे आप कितना खतरनाक मान रहे हैं चाइना के लिए? ये जो आज विश्व में परिस्थिति है, और जो चाइना ने धीरे धीरे पिछले 3 दशकों में लगभग सभी कंट्रीज में अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना के और अपने प्रोडक्ट को पुश किया है। अगर आप किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं या एशिया में, आप देखेंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट ही सब जगह छाए हुए हैं। और किसी भी कंट्री के साथ चाइना का ट्रेड बैलेंस नहीं है, हर जगह इम्बैलेंस है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पॉइंट को उठाया है तो ये बहुत ही वाजिब पॉइंट है। हमारे साथ खुद देख लीजिए हमारा कितना बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है, और ये समय आ गया है कि अब हमें उस पर कार्य करना होगा, और कार्य शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार पूरे दृढ़ता के साथ, देखिए लोग भी पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चाइना के प्रेशर टैक्टिक्स और फाइनेंशियल मसल के कारण उसने ज्यादातर देशों को इस तरह से जकड़ लिया था कि कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन ये बहुत बढ़िया शुरुआत है, और भारत के साथ जब भारत पूरी तरह से तैयार है और बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। राइट सर, मैं आऊंगा एनपी सिंह साहब आपके पास, लेकिन आपके पास आ रहा हूं संजीव श्रीवास्तव साहब। जो एक बड़ा सवाल अभी हमारे सामने है, चाइना लगातार ब्रांडिंग करते आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स का, और यही वजह कि दुनिया भर के ट्रेड पर उनका कब्जा किसी न किसी तरीके से हो रहा है। ये ब्रांडिंग आज के दिन में कितना इंपॉर्टेंट है, और हम कहां पर है? कैसे आप देखते हैं हमारे अंदर के ब्रांडिंग की? क्योंकि हमारे पास भी लगभग सब चीजें तो है, लेकिन ब्रांड नहीं कर पा रहे। क्या हमारी पॉलिसी के अंदर कोई कमी है श्रीवास्तव साहब? देखिए, मुझे लगता है कि भारत को जो एक बड़ा अवसर मिला है, चाइना में आप जानते हैं कि इस समय सप्लाई चेन्स को बंद करने की बात गंभीरता से विश्व की तमाम कंपनीज इस पे विचार कर रही है, और बहुत ही जल्द वो अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से मूव आउट कराएंगे। और चाइना में सप्लाई चेन को बेस करने का उनका सबसे बड़ा रीजन ये था
कि चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया था और उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, और साथ ही साथ जो है कॉस्ट ऑफ लेबर जो था वो लोअर था करता था। तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है कि भारत जो ये कंपनी जो मूव आउट कर रही हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करे, और ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने में सरकार को जो भी अपना प्रयास कर सकती है सरकार बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जिसमें कि ब्रांडिंग भी शामिल है, जिसमें कि हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल है, उसको तेजी से करना चाहिए। भारत को अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के जो प्रोसेस को काफी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें सरकार को भी अपना पार्टिसिपेशन करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी अपना पार्टिसिपेशन करना होगा, और सभी मिलकर के भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग के बेस के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। जरूर चाइना इस मामले में आगे रहा है, चाइना ने अपनी ब्रांडिंग अच्छी तरीके से की है, जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसने ब्रांडिंग अच्छी तरह से की, लेकिन आप देखिए तो चाइना का जो आर्थिक व्यवहार है उसमें जिस तरीके की धोखा, जिस तरीके का उसका नकारात्मकता दिखती है, उससे अब चाइना अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। राइट सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास संजीव जी दोबारा, और प्रतिभात त्रिपाठी साहब आपके पास भी होंगे, लेकिन सबसे पहले एनपी सिंह साहब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि समंदर के नीले पानी में यूएस तो था ही और छोटे देश तो थे, लेकिन अब ब्रिटेन ने भी हुनकार भर दी है। ब्रिटेन का आना क्या कुछ इशारा दे रहा है इस साउथ एशिया के लिए? जहां तक समुद्र की सीमा की ओर से प्रश्न है सुरक्षा का और प्रेशर बनाने का, तो जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो एक चलते फिरते शहर हैं और जो मिसाइल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन से भी लैस हैं, उनका सीमा में आई थिंक वीडियो इज डिस्कनेक्टेड, ऑडियो इज आ रहा है, आप बात कीजिए। डिस्कनेक्टेड आई बिलीव। आपकी बात आ रही है, आपका वीडियो भी आ रहा है, बता दीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए इनका जरा क्लियर कीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा एमपी सिंह साहब आपके पास, लेकिन आपके पास आ रहा हूं श्रीवास्तव साहब, ये अपना त्रिपाठी साहब आपके पास पहले आऊंगा। ये ब्रिटेन का आना सामने और खुलेआम ये कहना कि देखिए हम ट्रेड इंबैलेंस होने नहीं देंगे, इसे हम कितना अपने हित में माने और वर्ल्ड ऑर्डर के हित में माने? चलिए कोशिश करूंगा कि इनके पास दोबारा लौटे। मैं जरा आपके पास भी आऊंगा त्रिपाठी साहब दोबारा से। ये जो ब्रिटेन का आना है इसे आप कैसे देख रहे हैं? समंदर की लहरों पर अमेरिका के साथ ब्रिटेन की हुंकार, ये कितनी खतरनाक है ड्रैगन के लिए? खत्म हो गया, पूछ लो कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन और अमेरिका, अगर आज दुनिया में अगर आप सी पावर को देखेंगे, एक ऐसा टाइम होता था ऑफ कोर्स जहां ब्रिटेन का पूरे दुनिया में राज करने का कारण ही उसकी सी पावर थी, जो सी सुप्रीमेसी थी, जो शिप्स थे उसके पास, लेकिन आज वो पावर यूएस के पास है। और जब ब्रिटेन उसके साथ आ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज, दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के, जब साउथ चाइना सी में खड़े हुए हैं और हमारी पूरी नजर और साथ में ब्रिटेन उसमें आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव। और अब चाइना को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक भी देश उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और भारत के साथ आने के लिए धीरे धीरे सारे देश तैयार हैं। और सी में, समुद्र में ब्रिटेन के जहाजों की जो प्रेजेंस है और उनकी जो विलिंगनेस है सपोर्ट करने की, वो एक बहुत बड़ी शक्ति ऐड कर देती है। ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। प्रभात त्रिपाठी साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। प्रभात साहब, एक तो आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, ये जो ग्लोबल ट्रेड के अंदर ब्रिटेन की आमद है नेवी के जरिए से, समंदर के रास्ते से, इसे हम कितना अपने हित में माने, एक, और दूसरा हमने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की है, कितना कामयाब हमारी विदेश नीति आपको नजर आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे विदेश नीति की जहां तक मैं बात करूंगा, विदेश नीति हमारी सफल है, लेकिन हमें और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए साउथ सी की जो बात हो रही है, समुद्र के रास्ते जो भी है, यहां अन्य देशों का, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे इन लोगों का स्वार्थ वहां ज्यादा टिका हुआ है। हमें जिस तरीके से अपने अरुणाचल से लेके और लेह लद्दाख तक जो सारी सीमाएं हैं, जिस तरीके से ये हिमाकत करता है, और डोकलाम जिस वजह से हुआ, और जो ये लगातार ये नेपाल, पाकिस्तान, पीओके को लेके पाकिस्तान पे कभी हाथ रखता है, वहां पे वो कभी ना कभी वहां से अपनी जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो चाइना जो ड्रैगन है, ड्रैगन जिस तरीके से, ये कहावत है
कि अब मैं उस सब क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं कि हमें विश्वास उसका नहीं करना चाहिए बिल्कुल और विश्वास हम नहीं करना अपने चाहिए। एक अलर्ट लास्ट रहे कमेंट संजीव सीमा श्रीवास्तव पे। आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र चला है, तो पाकिस्तान का मौजूदा परिस्थिति में रोल कितना अहम है और कितना क्रूशल टाइम पाकिस्तान के लिए आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो इस तरह के भारत और चाइना के बीच में जो इस समय तनाव की स्थिति चल रही है उसमें अपने अपने हाथ को न डाले, क्योंकि अगर चाइना के और भारत के बीच के जो हिसाब की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई भी रोल, जो कि जाहिर है कि वो नकारात्मक रोल ही होगा, अगर वो प्ले करने की कोशिश करेगा तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दे, अपने देश के विकास पे ध्यान दे और किसी भी तरह की आतंकवादी घटनाओं वगैरह को कराने की साजिश न रचे। और एक ये पाकिस्तान के लिए एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी है, और भारत इस तरह की चेतावनी और इस तरह की सलाह को लगातार पाकिस्तान को देता रहता है। अभी हाल के समय में ही इस तरह की डिबेट चली थी कि ये पाकिस्तान और चाइना किसी तरह के टू फ्रंट वॉर की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि चाइना पाकिस्तान का सहारा लेकर के किसी भी तरीके के टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन को अगर पैदा करने की कोशिश कर सकता है तो भारत भी चाइना के खिलाफ कई फ्रंट खोल सकता है। जैसा कि अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि अमेरिका के अंदर एक बेहद गुस्सा है चाइना को लेकर, पूरा यूरोप के अंदर कोरोना की महामारी को लेकर के बेहद गुस्सा है। चाइना एक ऐसा देश है जो आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रेनॉल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और तमाम अन्य देश अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये सारे देश भारत के साथ आने के लिए तैयार हैं। तो इसी वजह से बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान किसी तरह का रोल प्ले न करे और ये पाकिस्तान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनपी सिंह साहब, कर्नल वीरेंद्र साई साहब, संजीव वर्मा साहब, प्रभात त्रिपाठी साहब आज मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। यानी कुल मिलाकर साउथ एशिया की सिचुएशन जो है वो आपको कंट्रोल में नजर आएगी, लेकिन तनाव हर शहर के अंदर आपको साफ नजर आएगा। वहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से खबर यह कि टेंट और तंबू हटा रहा है ड्रैगन। कितना भरोसा किया जाए, इस पर आज चर्चा और